लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख द ईरानीज मूवमेंट अ लीप इनटू द अननोन। इसमें ईरान के पिछले 100 साल के राजनीतिक इतिहास और उसके संभावित भविष्य को समझाने की कोशिश की गई है। लेख का तर्क है कि पिछले एक सदी में ईरान 2 बड़े राजनीतिक दौरों से गुजर चुका है और अब ऐसा लगता है कि देश तीसरे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। लेख के मुताबिक पहला दौर 1925 से 1989 तक का था, जब रेजा शाह पहलवी और बाद में मोहम्मद रेजा शाह पहलवी के नेतृत्व में पहलवी राजशाही ने ईरान को आधुनिक और पश्चिमी समर्थक राष्ट्र बनाने की कोशिश की। इस दौर में ईरान ने पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए और इजराइल को भी मान्यता दी, लेकिन विकास और आधुनिकता के इस मॉडल के साथ सख्त तानाशाही भी जुड़ी हुई थी। गुप्त पुलिस और दमनकारी नीतियों के कारण जनता में असंतोष बढ़ा और आखिरकार 1989 में क्रांति हुई, जिसने राजशाही को खत्म कर दिया। लेख बताता है इसके बाद दूसरा दौर शुरू हुआ, ईरानी रेवोल्यूशन के बाद बनी इस्लामिक रिपब्लिक का। अयतुल्ला खामनेई के नेतृत्व में स्थापित इस व्यवस्था का आधार धार्मिक शासन की अवधारणा विलायत ए फकीह था। इस नए ईरान ने खुद को अमेरिका और इजराइल के विरोध में परिभाषित किया और क्षेत्र में अपने सहयोगी समूहों जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के जरिए प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इस नीति की कीमत भारी आर्थिक प्रतिबंधों और लगातार क्षेत्रीय तनाव के रूप में चुकानी पड़ी। लेख के अनुसार अब इस्लामिक रिपब्लिक भी कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। लगातार आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और देश के भीतर बढ़ते विरोध प्रदर्शनों ने व्यवस्था की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही हाल के वर्षों में हुए युद्ध जैसे ईरान इराक वार और हालिया क्षेत्रीय संघर्ष ने देश को और अस्थिर बना दिया है। लेख का निष्कर्ष ये है कि ईरान अब एक नए और अनिश्चित दौर की दहलीज पर खड़ा है। ये तीसरा ईरानी मोमेंट कैसा होगा? क्या मौजूदा व्यवस्था किसी रूप में बनी रहेगी? क्या उसमें सुधार होगा या देश किसी बड़े राजनीतिक उथल-पुथल से गुजरेगा? ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ईरान में होने वाले बदलाव सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दुनिया की राजनीति पर उनका असर पड़ेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट स्पीच, इट्स ऑल्सो ए डिफेक्टिव हार्डोज प्रोडक्ट। इसमें सोशल मीडिया कंपनियों की भूमिका और उनके असर पर एक नया नजरिया सामने रखा गया है। लेख का कहना है कि पिछले करीब 2 दशकों से सोशल मीडिया कंपनियां खुद को सिर्फ अभिव्यक्ति का मंच बताकर कानूनी जिम्मेदारी से बचती रही है। उनका तर्क रहा है कि अगर सरकार या अदालतें इन पर नियंत्रण लगाती हैं तो ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला होगा। लेकिन अब धीरे धीरे ये समझ बन रही है कि सोशल मीडिया सिर्फ विचारों का मंच नहीं, बल्कि एक ऐसा उत्पाद भी है जिसका असर लोगों, खासकर बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत पर पड़ रहा है। लेख में बताया गया है कि इसी सोच के कारण अब अदालतों में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ मुकदमे शुरू हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर लॉस एंजलिस की अदालत में एक युवती ने मेटा के इंस्टाग्राम और गूगल के यूट्यूब पर आरोप लगाया है कि इन प्लेटफॉर्म्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोग बार बार उनका इस्तेमाल करें और धीरे धीरे उनकी लत लग जाए, जिससे मानसिक और शारीरिक नुकसान होता है। ये मुकदमा उन हजारों मामलों में से एक है जो युवाओं, स्कूल जिलों और अमेरिकी राज्यों द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ दायर किए गए हैं। लेख का तर्क है कि समस्या सिर्फ खराब या भड़काऊ कंटेंट की नहीं है, बल्कि प्लेटफॉर्म के डिजाइन की है। जैसे अनंत स्क्रॉल, लगातार वीडियो चलाना, एल्गोरिदम द्वारा सुझाया गया कंटेंट और लाइक कमेंट का सिस्टम। ये सब इस तरह बनाए गए हैं कि उपयोगकर्ता ज्यादा से ज्यादा समय प्लेटफॉर्म पर बिताए। आलोचकों का कहना है कि ये कुछ हद तक सिगरेट या अन्य नशे की चीजों की तरह लत पैदा करने वाला व्यवहार बनाता है। लेख में यह भी कहा गया है कि पिछले वर्षों में शोध और आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई है। अमेरिका में किशोर लड़कियों में अवसाद, आत्मक्षति और आत्महत्या की दर में तेज बढ़ोतरी देखी गई है।
मनोवैज्ञानिक जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के तेज विस्तार और इन समस्याओं के बीच गहरा संबंध हो सकता है। अंत में लेख का निष्कर्ष ये है कि सोशल मीडिया को सिर्फ फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अगर ये एक ऐसा उत्पाद है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, तो समाज और कानून दोनों को उस पर जिम्मेदारी तय करनी होगी। लेख का संदेश है कि आने वाले समय में अदालतें और समाज अगर सोशल मीडिया को एक संभावित हानिकारक उत्पाद की तरह देखने लगे, तो कंपनियों को भी अपनी तकनीक और डिजाइन के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन चेंजेस टू कॉपीराइट लॉ, ऑथर शुड बी प्रोटेक्टेड ओवर बिग टेक। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में लेखकों के अधिकार और कॉपीराइट कानूनों पर चल रही बहस को सामने रखा गया है। संपादकीय का कहना है कि बड़ी टेक कंपनियां एआई मॉडल तैयार करने के लिए किताबों और लेखकों के काम का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इसके लिए ना तो अनुमति ली जाती है और ना ही लेखकों को कोई भुगतान मिलता है। इसी नाराजगी को दिखाने के लिए लंदन बुक फेयर में कई किताबों पर ह्यूमन ऑथर्ड यानी इंसान द्वारा लिखी गई का लेबल लगाया गया और लगभग 10,000 लेखकों की भागीदारी से बनी किताब डोंट स्टील दिस बुक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर खाली पन्नों के साथ वितरित की गई। लेख बताता है कि कई मशहूर लेखक जैसे काजुओ इशिगुरो और मैलोरी बैकमैन भी इस विरोध में शामिल हैं। उनका कहना है अगर सरकार कॉपीराइट कानूनों को ढीला करती है और ऑप्ट आउट नीति लागू करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि एआई कंपनियां पहले लेखकों के काम का इस्तेमाल करेंगी और लेखक को खुद जाकर मना करना पड़ेगा। लेखकों का मानना है कि ये ऐसा है जैसे घर के बाहर बोर्ड लगाकर चोरों से कहना कि चोरी मत करो। संपादकीय के अनुसार शोध से ये भी पता चला है कि कई लेखकों को लगता है कि उनके काम का इस्तेमाल पहले ही एआई मॉडल को ट्रेन करने में किया जा चुका है, जिससे उनकी आय पर असर पड़ने लगा है। खासकर तथ्यात्मक किताबों के लेखक ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि एआई आसानी से उनके कंटेंट को दोहरा सकता है। लेख का निष्कर्ष ये है कि सरकार को तकनीकी विकास के नाम पर लेखकों की आजीविका और रचनात्मक अधिकारों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेखकों की मांग बहुत साधारण है, उनके काम का इस्तेमाल करने से पहले अनुमति ली जाए, उचित भुगतान किया जाए और ये पारदर्शिता हो कि कोई सामग्री इंसान ने लिखी है या एआई ने। संपादकीय का संदेश साफ है कि अगर मजबूत कानून नहीं बनाए गए तो फायदा बड़ी टेक कंपनियों को होगा और रचनात्मक दुनिया को नुकसान उठाना पड़ेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.